बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल प्रिंस विंचल बाय मजहर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर एक्सो के हुक्म के मुताबिक दानिशमंदी से निकलने वाले प्रिंस विंचल का बड़ी होशियारी से ताक़ुब करते हुए किंग्स कॉलोनी की इस कोठी तक पहुंच गए जिस पर प्रिंस विंचल दाखिल हुआ था। क्योंकि इन्हें एक्सो ने सिर्फ बाहर से निगरानी करने का हुक्म दिया था, इसलिए वो कोठी के इर्द गिर्द फैल के खड़े हो गए। गेट की तरफ सफदर था, इसके दाएं साइड पर शकील और उकुब में तनवीर ने जगह संभाल ली। अभी ने वहां खड़े चंद ही लम्हे हुए थे कि सफदर की कलाई पर ज़रबे लगनी शुरू हो गईं। यस, सफदर ने घड़ी का मिनट बटन खींचते हुए कहा, सफदर, मैं तनवीर बोल रहा हूँ। अभी अभी इमरान एक टैक्सी से उतरकर कोठी के उकुब में मौजूद गटर लाइन में उतर गया है। इसने मुझे नहीं देखा, क्या ख्याल है इसके पीछे जाया जाए या नहीं? तनवीर की आवाज सुनाई दी। इमरान कोठी में गया है, ठीक है, जाने दो, हमें सिर्फ बाहर की निगरानी करने का हुक्म मिला है। हाँ, ख्याल रखना, अगर इमरान की कॉल आए या खतरे का क्वेश्चन आए तो हमें फौरी तौर पर मुदाखलत करनी पड़ेगी। सफदर ने जवाब दिया और फिर बटन बंद कर दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद अचानक सफदर की कलाई पर एक बार फिर जरबे लगनी शुरू हो गईं। इसने चौंक घड़ी को देखा तो घड़ी के दरमियान में सुर्ख रंग का एक नुक्ता तेजी से जल बुझ रहा था। सफदर तेजी से आगे बढ़ा और फिर कोठी की दाएं सिमत से होता हुआ उकुब में आ गया। वो कैप्टन शकील को भी साथ लेता गया। तनवीर, इमरान किस रास्ते से अंदर गया है? गटर के रास्ते। क्यों, क्या बात है? इमरान खतरे में है, हमें फौरन अंदर जाना चाहिए। सफदर ने जवाब दिया और तेजी से गटर के दहाने में उतरता चला गया। इसके पीछे कैप्टन शकील और तनवीर भी उतर गए और वो तीनों बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए गटर के दूसरे दहाने के करीब पहुंच गए। फिर सबसे पहले सफदर बाहर निकला और इसके पीछे कैप्टन शकील और तनवीर भी आ गए। सफदर ने इधर उधर देखा और फिर इसकी नजर सामने खुली हुई खिड़की पर पड़ी और वो इसकी तरफ लपका। इसने बाथरूम का जायजा लिया। दूसरे लम्हे बाजुओं के बल पर वो उछलकर कमरे में दाखिल हो चुका था। फिर जब तक सफदर अंदरूनी दरवाजे तक पहुंचता, कैप्टन शकील और तनवीर भी बाथरूम में दाखिल हो चुके थे। सफदर ने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। कमरा खाली ही महसूस हो रहा था। सफदर ने इन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर तीनों यके बाद देगरे झपट कर कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में दाखिले के वक्त जेबों में मौजूद रिवॉल्वर इनके हाथों में आ चुके थे, मगर जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचे एक कड़क आवाज इनके कानों से टकराई, हैंड्स अप, और वो तीनों ठिठक कर रुक गए। इन्हें तकरीबन 10 स्टीन गनों से मुसल्ला आदमी घेर चुके थे। सफदर ने तनवीर की तरफ देखा। तनवीर के चेहरे से महसूस हो रहा था कि वो रिवॉल्वर फेंकने की बजाय अपने जज्बाती फितरत के मुताबिक लड़ने पर आमादा है। मगर सफदर जानता था कि 10 स्टीन गनों के मुकाबले में इनके 3 रिवॉल्वर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसने अपना रिवॉल्वर नीचे फेंक कर अपने हाथ उठा दिए। चुनांचे इसकी पैरवी में कैप्टन शकील और तनवीर ने भी रिवॉल्वर फेंक कर हाथ खड़े किए। एक आदमी ने इन तीनों के रिवॉल्वर समेट लिए। इसी लम्हे एक दरवाजे का पर्दा हिला और प्रिंस विंचल अंदर दाखिल हुआ। खुश आमदीद दोस्तों, मुझे पूरा यकीन था कि आप लोग जरूर आएंगे, इसलिए मैंने आपके इस्तकबाल का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था। तुम्हारा प्रिंस इस वक्त मौत के जाल में फंस चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस मौत के खूनी पंजे में जाते जाओ और अपनी आंखों से देख लो, ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि तुम जिस आदमी के बॉडीगार्ड हो वो हमारे मुकाबले में कितना हकीर और बेबस है। प्रिंस विंचल ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। वो तीनों खामोशी से खड़े रहे। इस वक्त भला वो क्या कहते? इन तीनों को ऊपर गैलरी में लेकर आ जाओ, प्रिंस विंचल ने कहा और फिर तेजी से कदम उठाता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। चलो, और खबरदार, अगर कोई गलत हरकत की तो भून कर रख देंगे, एक स्टीन गन बरदार ने कहा और फिर वो इनके मुहावरे में चलते हुए दरवाजे से बाहर निकले। यहाँ एक छोटा सा कमरा था। इनके कमरे में जाते ही कमरा किसी लिफ्ट की तरह ऊपर चढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद ऊपर जाकर कमरा रुक गया और वो तीनों कमरे से बाहर आ गए। यहाँ एक तवील राहदारी थी और वो ये देखकर हैरान रह गए कि राहदारी के फर्श पर जगह जगह छोटी छोटी बेशुमार मशीनें फिट थीं, जिनमें मशीन गनें नस्ब थीं और इनकी नालियों का रुख फर्श की तरफ था।
एक साइड पर एक काफी बड़ी मशीन मौजूद थी जिसमें दो बड़े बड़े लीवर थे। ये शायद कंट्रोलिंग मशीन थी। प्रिंस विंचल इस मशीन के सामने खड़ा था। इन तीनों को भी इस मशीन के साथ ही दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया और स्टीन गन बरदार इनके सामने वाली दीवार के साथ खड़े हो गए। इनकी स्टीन गनों का रुख इन तीनों की तरफ ही था। प्रिंस विंचल हाथ में छोटा सा माइक पकड़े बातों में मसरूफ था। वो बड़े तंजिया अंदाज में कह रहा था, हो रहे तो मैं तुम्हारी लाश पर भेज दूंगा, बेफिक्र रहो। और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर वो चौकन्ने हो गए, क्योंकि दूसरी तरफ से आने वाली इमरान की आवाज थी। इसकी बात सुनकर प्रिंस विंचल ने कहा, बेफिक्र रहो, बाय बाय, अलविदा। प्रिंस विंचल के लहजे में बेहद तलखी थी और फिर इसने बड़े मायने खेज नजरों से सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर की तरफ देखते हुए मशीन का एक बटन दबाया। बटन दबते ही फर्श पर नसेब मशीन ने हरकत में आ गई। फर्श पर जहां जहां मशीनें फिट थीं, खाने खुल गए और मशीन गनों की नालें फर्श से नीचे इन खानों में उतर गईं। सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर तीनों समझ गए कि प्रिंस विंचल इमरान के साथ क्या करना चाहता है। चुनांचे इन्होंने एक दूसरे को मायने खेज नजरों से देखा और फिर इन्होंने आंखों ही आंखों में फैसला कर लिया। जाहिर है कि वो अपने सामने इमरान को मौत के मुंह में जाते कैसे देख सकते थे। प्रिंस विंचल ने अपनी उंगली सुर्ख रंग की एक बटन पर रखी और फिर इसने एक नजर इन तीनों पर डाली। इनकी इसकी नजर में शदीद तरीन तंज था, जैसे वो कह रहा हो, अपने प्रिंस का हशर देख लो। और फिर जैसे ही इसने मशीन की तरफ एक नजर घुमाई, अचानक वो तीनों चीते की तरह अपनी जगह से उछले। सफदर ने पूरी कुव्वत से प्रिंस विंचल के पहलू में अपनी लात मारी और प्रिंस विंचल उछलकर 2 फीट दूर एक मशीन गन के करीब जा गिरा। मगर इस दौरान इसकी उंगली सुर्ख रंग का बटन दबा चुकी थी और गने रुकते ही फर्श पर फिट मशीन गनों ने होलनाक आवाज से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कैप्टन शकील ने उछलकर मशीन पर लगे हुए दोनों लीवर नीचे कर दिए और तनवीर ने इससे ज्यादा रिस्क लिया और वो हाई जंप लगाकर मशीनों के ऊपर से उड़ता हुआ सामने खड़े स्टीन गन बरदारों में से दो के ऊपर जा गिरा। और फिर इससे पहले कि वो इस गैर मुतवक्के सिचुएशन का अंदाजा करके संभलते, तनवीर ने दोनों हाथों और पैरों को बर्क किसी तेजी से इस्तेमाल करते हुए इनमें से 4 को फर्शबोस कर दिया और फिर वो एक तरफ पड़ी हुई एक स्टीन गन की तरफ लपका। मगर इस दौरान एक स्टीन गन बरदार ने इस पर फायर खोल दिया। मगर इसी लम्हे सफदर ने एक स्टीन गन बरदार पर छलांग लगा दी और वो इसे लेता हुआ दीवार तक ले गया। नतीजे में इसकी स्टीन गन ने गोलियां उगली, जरूर, मगर इसका रुख इसके अपने साथियों ही की तरफ था और तनवीर ने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया और इसकी स्टीन गन ने बाकी आदमियों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। इधर कैप्टन शकील ने लीवर नीचे करने के फौरन बाद मशीन का वो सुर्ख रंग का बटन दबाया, दोबारा दबाया और मशीन गनें चलनी बंद हो गई। इस दौरान प्रिंस विंचल तेजी से अपनी जगह से उछला और दरवाजे की तरफ भागने लगा, मगर कैप्टन शकील ने किसी दरिंदे की तरह इस पर छलांग लगा दी और दरवाजे के करीब ही से छाप लिया। प्रिंस विंचल ने मुड़कर पूरी कुव्वत से अपनी तरफ आते हुए कैप्टन शकील के पेट में लात मारी और कैप्टन शकील दोहरा होकर रह गया। प्रिंस विंचल ने दोनों हाथ जोड़कर पूरी कुव्वत से रुकू के बल झुकते हुए कैप्टन शकील की गर्दन पर वार करना चाहा, मगर कैप्टन शकील ने झुके झुके किसी लड़ाके मेंढे की तरह इसकी पेट में टक्कर दे मारी और प्रिंस विंचल पुश के बल दरवाजे की दहलीज पर जा गिरा। इससे पहले कि कैप्टन शकील इसे छाप लेता, अचानक दरवाजे में से 3 मशीन गन बरदार जाहिर हुए और फिर इनमें से एक ही कड़कदार आवाज सुनाई दी, खबरदार, जिस हालत में भी हो रुक जाओ। और फिर प्रिंस विंचल भी उठकर खड़ा हो गया। कैप्टन शकील तो बराह रास्त इनकी जद में था और सफदर और तनवीर भी इनकी जद से बाहर नहीं थे। इस वक्त इन दोनों की पोजीशन ऐसी थी कि अगर वो इन नौवार हमला आवरों पर फायरिंग करते तो गोलियां पहले दरमियान में मौजूद कैप्टन शकील को चाट जाएं। और कैप्टन शकील चूंकि खाली हाथ था इसलिए वो अपनी जगह बेबस हो गया था। कैप्टन शकील की वजह से सफदर और तनवीर दोनों को स्टीन गन फेंक कर हाथ उठाने पड़े और सिचुएशन एक बार फिर बदल गई। कैप्टन शकील की वजह से सफदर और तनवीर दोनों को स्टीन गनें फेंक कर हाथ उठाने पड़े और सिचुएशन एक बार फिर बदल गई। भून डालो, इन पर इतनी गोलियां बरसाओ कि इनके जिस्म कीमे में तब्दील हो जाएं। प्रिंस विंचल ने गुस्से से चीखते हुए मशीन गन बरदारों को हुक्म दिया और मशीन गन बरदारों की उंगलियों ने तेजी से टैगरों पर हरकत की। इन तीनों की मौत में अब कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। उंगलियों का मामूली मजीद दबाव इनके लिए मौत का पैगाम साबित हो सकता था। मगर इससे पहले कि मशीन गनें गोलियां उगलती, अचानक वो तीनों मुंह के बल फर्श पर गिर गए और इनके हाथ से स्टीन गनें छूटकर फर्श पर लुढ़कती चली गईं। कैप्टन शकील ने बर्क किसी तेजी से एक मशीन गन झपट ली
और इसने इसकी नाल हैरत से सुन खड़े प्रिंस विंचल की छाती से लगा दी। वो तीनों नीचे गिरते ही तेजी से उछले, मगर एक बार फिर लड़खड़ा कर नीचे जा गिरे। खबरदार, अब अगर उठने की कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा, इमरान ने कड़कते हुए लहजे में कहा। और शायद ये इसके लहजे का असर था कि इन तीनों में से किसी ने भी दोबारा अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश ना की, और सफदर और तनवीर ने दोबारा स्टीन गनें संभाल ली। तत तत तुम जिंदा हो? प्रिंस विंचल ने हैरत से भरपूर लहजे में इमरान की तरफ मुड़कर कहा। इसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फटी हुई थीं। हाँ प्रिंस विंचल, अच्छी तरह देख लो कि मैं जिंदा हूँ। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अभी न जाने तुम मेरी किस किस अदा की दाद दोगे, इमरान ने जहरीले लहजे में कहा। और फिर तनवीर से मुखातिब होकर कहा, इन तीनों को लाशों में तब्दील कर दो तनवीर, ये तुम्हारा शिकार हैं। और तनवीर को तो ऐसा मौका खुदा दे। इससे पहले कि इमरान की बात खत्म होती, इसने ट्रैगर दबा दिया और वो तीनों फर्श पर पड़े पड़े मेंढकों की तरह गोलियों की बारिश में चंद लम्हे उलझते रहे और फिर उछलते रहे और फिर ठंडे पड़ गए। अब बताओ प्रिंस, तुम्हारा क्या हशर किया जाए? जल्दी बताओ, इमरान ने तलख लहजे में प्रिंस विंचल से मुखातिब होकर कहा। मम मम मगर तुम जिंदा कैसे बच निकले? प्रिंस विंचल ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। शायद इसे इमरान के इस तरह बच निकलने पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हें शायद मेरे जिंदा निकलने का यकीन नहीं आ रहा। सुनो प्रिंस, जैसे ही छत से गोलियों की बारिश हुई, इसके साथ ही राहदारी का दरवाजा भी खुल गया। और चूंकि मैं इस जगह पुश्त लगाए खड़ा था, इसलिए जैसे ही राहदारी का दरवाजा खुला, मैं इस पुश्त के बल दूसरी तरफ जा गिरा। वैसे अगर दरवाजा खुलने में चंद लम्हों की देर हो जाती, तो यकीनन अब तक मैं जन्नत में हूरों से शतर गमजों में मसरूफ होता, इमरान ने जवाब दिया। और प्रिंस विंचल समझ गया कि ऐसा क्यों कर हुआ। कैप्टन शकील ने बटन दबाते ही लीवर गिरा दिए थे, और इन लीवरों के गिरते ही दोनों तरफ की दीवारें अपनी जगह से यकीनन हट गई होंगी। अब तक इसे इन लीवरों के गिरने का एहसास ही नहीं हुआ था। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहरहाल तुम खुशकिस्मत तरीन इंसानों में से एक हो। अगर तुम्हारा साथी चंद लम्हे और लीवर ना गिराता, या मैं इन तीनों को वहीं दूसरे कमरे में ही ढेर कर देता, तो मुझे ये वक्त ना देखना पड़ता, प्रिंस विंचल ने मायूसाना लहजे में कहा। मेरी खुशकिस्मती तो खैर शक व शुबा से बालातर है, मगर अब तुम्हारी खुशकिस्मती मशकूक है। इसलिए बेहतर यह है कि अब मैं जो कुछ पूछूं इसका सही सही जवाब दो, वरना याद रखो बाद में तुमने मौत की दुआएं मांगनी हैं, और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तुम क्या पूछना चाहते हो? प्रिंस विंचल ने दांत पीसते हुए कहा। यही कि तुम्हारा असल मिशन क्या है, इमरान ने सवाल किया। मेरा असल मिशन यह है कि मैंने अहमद के आजम का इलेक्शन जीतना है, प्रिंस विंचल ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान चंद लम्हे सख्त नजरों से प्रिंस विंचल को देखता रहा। फिर इसने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, तुम दोनों बाहर जाकर पहरा दो, और कमरे में मौजूद तमाम सामान भी समेट कर ले जाओ, और यहाँ जो कुछ भी है इसमें ना तुमने मुदाखलत करनी है और ना किसी को मुदाखलत करने देना, ताकि मैं इत्मीनान से प्रिंस विंचल को अहमद के आजम बना सकूं। इमरान ने सपाट लहजे में इन तीनों से मुखातिब होकर कहा, और वो तीनों खामोशी से तमाम मशीन गने उठाए कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ इमरान और प्रिंस विंचल बाकी रह गए थे। इमरान भी खाली हाथ था और प्रिंस विंचल भी। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। देखो इमरान, खामखा अपनी एनर्जी जाया मत करो। मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझे शिकस्त हो चुकी है, इसलिए मैं रजाकाराना तौर पर तुम्हें तुम्हारे मुल्क से वापस जाने के लिए तैयार हूँ, वरना दूसरी सूरत में तुम मुझ पर कोई चार्ज ना लगा सकोगे, और ना ही तशद्दुद से तुम मुझसे कुछ इगलवा सकोगे। इसलिए बेहतर है कि हम शरीफाना तौर पर अलग हो जाएं, प्रिंस विंचल ने कदरे नरम लहजे में तजवीज़ पेश करते हुए कहा। मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हारा मेरे मुल्क में असल मिशन क्या था। अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो फिर मैं तुम्हारी तजवीज़ पर गौर करूंगा, इमरान ने दांत भींचते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी। बहरहाल मैंने तुम्हें अच्छी ऑफर दी थी। तुम नहीं मानते तो तुम देख लोगे कि प्रिंस विंचल तुम्हारे लिए लोहे का चना साबित होगा। प्रिंस विंचल ने अचानक बिजली की सी तेजी से इमरान की कनपटी पर मुक्का मारना चाहा। इमरान ने फुर्ती से अपना सर नीचा किया और पूरी कुव्वत से घुटना प्रिंस विंचल के पेट में मार दिया, और प्रिंस विंचल ओगम की आवाज निकालता हुआ फर्श पर जा गिरा। इमरान पहले ही इससे इस किस्म के हमले के लिए तैयार था, इसलिए इसका यूं आसानी से डॉज में आ जाना नामुमकिन था। फर्श पर गिरते ही प्रिंस विंचल यूं उछल कर खड़ा हो गया जैसे इसका जिस्म गोश्त पोस्ट की बजाय स्प्रिंगों का बना हुआ है। उठते ही बजाय इसके कि वो इमरान पर हमला करता, इसने पूरी कुव्वत से कंट्रोलिंग मशीन की तरफ छलांग लगाई। इमरान के लिए इसका ये इकदाम कतई गैर मुतवक्के था, इसलिए वो पहले तो चंद लम्हे के लिए ठिठका,
मगर फिर इसने भी पीछे दौड़ लगा दी। मगर प्रिंस विंचल के लिए इतना मौका ही काफी था। कंट्रोलिंग मशीन का झटके से एक लीवर ऊंचा किया और फिर फुर्ती से वो दो बटन दबा दिए। लीवर ऊंचा होते ही कमरे में मौजूद तमाम मशीन गनें एकदम इमरान की तरफ सीधी हो गईं और अभी इमरान रास्ते ही में था कि इन मशीन गनों ने बेतहाशा गोलियां उगलनी शुरू कर दी। अगर इमरान एक लम्हे के लिए भी चौंक जाता तो यकीनन इसके जिस्मों में सैकड़ों सुराख हो जाते। इमरान ने खतरा महसूस करते ही आधे रास्ते में जंप लगाया और गोलियां इसके जिस्म से चंद इंच नीचे से गुजरती चली गईं। प्रिंस विंचल ने तेजी से लीवर को कंट्रोल करके मशीन गनों का रुख ऊपर करना चाहा, मगर इमरान भला इसे अब इतना मौका कब देने वाला था। वो उछल कर प्रिंस विंचल पर आ पड़ा और प्रिंस विंचल को लेता हुआ मशीन की दूसरी तरफ दीवार से जा टकराया। मशीन गनें मुसलसल गोलियां उगल रही थीं और इन सब का रुख दरवाजे की तरफ था। अब तैयार हो जाओ प्रिंस, तुमने अपना भरपूर दाव इस्तेमाल कर लिया है, इमरान ने इसे दीवार से रगड़ते हुए इंतहाई तलख लहजे में कहा। प्रिंस विंचल ने इसके पेट में घुटना मारना चाहा, मगर इमरान की भरपूर टक्कर इसकी नाक पर पड़ी और प्रिंस विंचल के मुंह से चीख निकल गई। इसके नाक की हड्डी टूट चुकी थी। इमरान ने इसकी गर्दन को झटका देना चाहा और प्रिंस विंचल उछलकर मशीन से टकराता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा और पलक झपकने में इमरान ने इसे एक बार फिर छाप लिया और दूसरे लम्हे प्रिंस विंचल के मुंह से इंतहाई खौफनाक और दर्द में डूबी हुई चीख निकली जब इमरान ने अपनी उंगली के एक ही झटके से इसकी दाएं आंख बाहर निकाल ली थी। प्रिंस विंचल ने दीवानावार इमरान को अपने से अलहदा करने के लिए हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए, मगर अब इमरान के सर पर जनून तारी हो चुका था। इसने पूरी कुव्वत से प्रिंस विंचल के दाएं बाजू को झटका दिया और चटक की आवाज के साथ इसके बाजू की हड्डी टूट गई। अब प्रिंस विंचल मछली की तरह तड़प रहा था। मशीन गनें अभी तक गोलियां बरसा रही थीं और सामने वाला दरवाजा और दीवार इन गोलियों से छलनी हो चुके थे। इमरान एक झटके से प्रिंस विंचल से अलहदा हुआ और फिर इसने कंट्रोलिंग मशीन के बटन ऑफ कर दिए। बटन ऑफ होते ही मशीन गनें रुक गईं। अब कमरे में सिर्फ प्रिंस विंचल की दर्दनाक चीखें ही गूंज रही थीं। अब बताओ प्रिंस विंचल, तुम्हारा इस मुल्क में असल मिशन क्या था? वरना याद रखो दूसरी बात मैं इस वक्त पूछूंगा जब तुम्हारे जिस्म की तमाम हड्डियां टूट चुकी होंगी। इमरान ने इसकी टांग दोहरी करते हुए कहा। इसका लहजा इतना सफाखाना था कि प्रिंस विंचल की इकलौती आंख में खौफ की लहरें दौड़ गईं। तुम जालिम हो, बेहद जालिम। तुम मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बतलाऊंगा और तुम प्रिंस विंचल के हाथों नहीं बच सकोगे। तुम्हारा हशर इबरतनाक होगा और तुम तो बेहद रहम दिल हो जो मुझे मशीन गनों से भूनने लगे थे। मैंने तो अभी हाथ ही इस्तेमाल किए हैं और तुम यकीन रखो प्रिंस विंचल के हाथ इस काबिल नहीं रहेंगे कि इमरान पर उठ सकें। इमरान ने तंजिया लहजे में जवाब दिया और फिर एक झटका देकर इसकी पंडली की हड्डी तोड़ दी। प्रिंस विंचल के मुंह से एक चीख निकली और वो एक बार फिर माही बेआब की तरह तड़पने लगा और इमरान ने इसका दूसरा बाजू पकड़ लिया। ठहरो ठहरो, मुझे गोली मार दो, मुझे इस तरह मत मारो, प्रिंस विंचल ने डूबते हुए लहजे में कहा।